12वीं क्लास में केदारनाथ सिंह जी की दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। एक कविता का नाम है बनारस और एक कविता का नाम है दिशा। आज इस क्लास में हम उस छोटी सी कविता दिशा के बारे में जानेंगे। दिशा एक ऐसी कविता जो बहुत कम पंक्तियों में भी बहुत गहरी बात कह जाती है। दिशा कविता के माध्यम से केदारनाथ सिंह जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि कई बार जो चीज बहुत महत्वपूर्ण दिखती है या कई बार जिस सच के पीछे हम भाग रहे होते हैं वो दूसरे का सच नहीं होता, और खासतौर से बच्चों का सच बड़ों से बहुत अलग होता है। वो अपनी खुशियों के पीछे भागते हैं, वो अपनी मासूमियत से अपनी खुशियों को अलग तरीके से निर्धारित कर लेते हैं। तो एक बार इस कविता को हम एक एक पंक्ति करके पढ़ते हैं और तब समझते हैं कि आखिर ये कविता हमसे क्या कहने का प्रयास कर रही है। तो देखते हैं केदारनाथ सिंह की ये कविता दिशा। पहली लाइन है, लेखक इसमें पूछता है बच्चे से, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा। बहुत सामान्य सी बात है, जो भी इसका अर्थ है वो हमको समझ में भी आ रहा है। इसमें है हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने एक छोटे से बच्चे से जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था उससे पूछा कि हिमालय किधर है। उधर उधर उसने कहा, और उसने कहा उधर उधर, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो दिया कि उधर है, किधर है, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। सामान्य तौर पर हम सबको पता है कि हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन इस बच्चे का हिमालय उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या पूर्व में नहीं है, बल्कि वो तो उधर है जिधर पतंग भागी जा रही है, क्योंकि उसकी खुशी उस पतंग में है और वही उसका अपना हिमालय है। हिमालय मतलब उसका अपना सपना। यहाँ हिमालय को हम एक प्रतीक के तौर पर भी देख सकते हैं, प्रतीक जो बताता है कि एक व्यक्ति का क्या सपना है जीवन में। एक बच्चे का सपना अभी ये है कि वो अपनी पतंग में अपनी खुशी ढूंढता है, और बस इसी वजह से उस बच्चे की सारी की सारा उसका जो सवाल एक बड़े के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई हिमालय किधर है, उस बच्चे के लिए बस इतना है कि जिधर मेरी पतंग है उधर मेरा हिमालय है। लेखक आगे की पंक्तियों में स्वीकार करते हैं और कहते हैं, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। और लेखक कहता है कि सच बात यह है कि उस दिन मुझे मतलब ये एहसास हुआ कि सच में हर व्यक्ति का हिमालय बहुत अलग अलग है। ये जरूरी नहीं है कि सबका हिमालय उत्तर में ही, और छोटे बच्चों का हिमालय तो उनकी मासूमियत से भरा हुआ है, उनकी खुशियों से भरा हुआ है। उनका हिमालय तो बस उस पतंग में है जहां वो पतंग उड़ती हुई जा रही है। तो इस तरीके से ये जो कविता है ये दिखाती है कि दिशाएं समझदारी में शायद कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती होंगी, लेकिन सच बात यह है कि जीवन की असल दिशा सिर्फ वहां है जहां आपको खुशी महसूस होती है। इस बच्चे को खुशी महसूस हो रही थी अपनी पतंग में, इसलिए इसकी दिशा या इसका हिमालय सिर्फ उत्तर में नहीं है, बल्कि उस पतंग के उड़ने की दिशा में है। यदि इस कविता से आपके सामने, चूंकि मुझे उम्मीद है कि यदि ये कविता आती है पेपर में, तो इस कविता से सीधे तौर पर व्याख्या करने को आएगी, जहां हम पहले से ही जानते हैं कि हमको 4 चीजों के माध्यम से किसी भी कविता का व्याख्या को करना होता है। पहला हम संदर्भ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, संदर्भ, जिसमें हम बताते हैं कि ये कविता कहां से ली गई और इसके लेखक कौन है। तो जैसा कि हमें पता है कि उपर्युक्त पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के दिशा नामक कविता से ली गई है, जिसके लेखक या रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। प्रसंग, प्रसंग का मतलब हम एक पंक्ति या 2 पंक्ति में ये बात बता देते हैं कि आखिर इस कविता में क्या बात की गई है। तो हम इसको भी बता देंगे कि इस कविता में कवि ने बच्चों की मासूमियत को भी दर्शाया है और बच्चों की खुशी के माध्यम से दिखाया है कि उनकी जहां खुशी होती है वही उनकी जीवन की असल दिशा होती है। तो इस बात को आप एक पंक्ति में लिख सकते हैं। व्याख्या, व्याख्या जो मैंने अभी आपको करके बताई, जो मैंने एक एक लाइन का अर्थ आपको बताया, वो आप इस व्याख्या में लिखेंगे। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष,
जो कि हमें कई तरीके से फायदा पहुंचाता है, जिसे मैं चौथा हेडिंग जो है व्याख्या के बाद वो है विशेष। विशेष को मैं अलग तरीके से इसलिए भी लिख रहा हूं क्योंकि वो हमें समझना होगा पॉइंट वाइज। पहला, चूंकि आधुनिक काल के कवि है, और जैसा कि मैं कई बार बता ही चुका हूं कि आधुनिक काल का हर कवि किस भाषा में बात करता है? खड़ी बोली में। अब खड़ी बोली कई बार यदि संस्कृत के शब्दों से युक्त होती है तो तत्समी खड़ी बोली होती है, लेकिन यहां पर हमको ऐसा कुछ नहीं लिखा कि संस्कृत के शब्द तो थे नहीं, तो सिंपल सी बात थी कि ये लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? खड़ी बोली का। दूसरा जो बिंदु है जिसको मैं आपसे कई बार बोलता भी हूं कि आप सामान्य तौर पर उसको इस्तेमाल किया करिए कि भाषा कैसी है? सरल है, सहज है और सुबोध है। तो आप सिंपल लिख लीजिए कि भाषा कैसी है? सरल, सहज और सुबोध। तो इसको आप खुद लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरा, तो मैंने पूरा नहीं लिखा है। तीसरा, चूंकि कविता में कहीं पर भी आप देखेंगे कोई ऐसी लय नहीं बनती जैसा किसी दोहे में बनती हो, किसी सोरठा में बनती हो, किसी चौपाई में बनती हो, या किसी भी और छंद में बनती हो। तो जहां लय नहीं होती तो वहां सिंपल सी बात याद कर लीजिए कि जहां लय नहीं है कोई भी कविता में, कोई संगीत नहीं है उस तरीके का जैसा हम सामान्य तौर पर देखते हैं चौपाइयों में होता है, दोहों में होता है, तो वहां पर वो छंद से मुक्त है वो कविता। क्या है? छंद से मुक्त है वो कविता। तो छंद कौन सा है इस कविता में? इस कविता में छंद हो गया मुक्त छंद। हमने क्या किया कि छंद से मुक्त है तो उस छंद का नाम ही मुक्त छंद रख दिया, बहुत सिंपल। चौथा पॉइंट आप देख लीजिए। चौथा पॉइंट ये बताता है कि किस तरीके से इस कविता में प्रतीकों में बात हुई है, क्योंकि जो पतंग के उड़ने की दिशा है और बच्चे का ये बताना है कि हिमालय, वो असल में बच्चे की खुशी को दर्शाता है, वो बच्चे के अपने सपनों को दिखाता है। तो इसलिए भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक है। भाषा कैसी है? भाषा में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, तो प्रतीकों का प्रयोग भी है। और चूंकि हमें अलंकार भी ढूंढने होते हैं, ये भी हमारे सामने एक चैलेंज होता है हमेशा, तो आप कई जगह देखेंगे कि इस कविता में जो अलंकार आते हैं, यदि आप अपनी किताब में देख रहे हो जैसे कि मैं अभी देख रहा हूं, तो एक जगह लाइन आती है उधर उधर उसने कहा। जब वो पूछता है कि हिमालय किधर है तो उसने कहा उधर उधर, तो यहां लिख लीजिए उधर और उधर। अब जरा ध्यान दीजिए कौन सा अलंकार होगा? एक ही शब्द जब दो बार प्रयोग हो और दोनों बार उसका अर्थ वैसा ही हो जैसा कि पहली बार था, मतलब अर्थ में कोई अंतर ना, तो अर्थ में जब कोई अंतर नहीं आया और बार बार प्रयोग हो रहा है, तो क्यों प्रयोग हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कविता की चमक को बढ़ाने के लिए, और तो कोई उसका पर्पस नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में इसको हम कहते हैं पुनः उक्ति। पुनः माने बार बार, उक्ति माने बोलना, और प्रकाश माने चमक। यानी कि ऐसा अलंकार जिसे बार बार किसी शब्द का प्रयोग या बोलना सिर्फ इसलिए हो कि कविता में प्रकाश की उत्पत्ति हो सके, तो उसे पुनः उक्ति प्रकाश है। और कई बार हम इसको संधि कर देते हैं तो बन जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो इसमें एक दो जगह अनुप्रास का भी प्रयोग हुआ है। जब उसने कहा कि उधर उसने कहा, उधर उधर उसने कहा, तो उधर उसने जो आया ऊ और ऊ दो बार आया है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। तो ये इसका विशेष के हमारे पास 4-5 बिंदु हो गए, जिसमें हमने छंद की बात कर ली, भाषा में प्रतीकों का प्रयोग की बात कर ली। यही विशेष यदि मान लीजिए, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कविता में दो पक्ष होते हैं, और एक पक्ष को हम कहते हैं भाव पक्ष और एक पक्ष को हम कहते हैं शिल्प पक्ष। तो फिर से याद कर लीजिए बस एक बार रिवाइज करने के लिए कि भाव पक्ष का मतलब कविता का भाव क्या है, यानी अर्थ क्या है। तो जो इसका अर्थ है वो इसका भाव पक्ष है। ये आपको हर कविता के लिए याद रखना है, इसी के लिए नहीं, हर कविता में यही बात होगी। शिल्प पक्ष, बनावट कैसी है, कैसे बनाई है, यानी कि क्राफ्ट क्या है लेखक का। तो वो क्राफ्ट क्या है? यही तो है क्राफ्ट। भाषा कौन सी है, छंद कैसा है, प्रतीक है या नहीं है, कोई अलंकार है कि नहीं, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें मिला, बस ये सारी बातें लिख दीजिए। तो यदि प्रश्न आपके सामने ये आ जाए भाव पक्ष या शिल्प पक्ष का,
जिसको हम काव्य सौंदर्य भी कहते हैं। याद है ना आपको, काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है शिल्प पक्ष। तो कविता में कई बार तो सीधे व्याख्या करने को भी आती है, जिसमें हम जो 4 हेडिंग मैंने बताए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और कविता में कई बार काव्य सौंदर्य भी आता है, जिसमें हम भाव पक्ष और शिल्प पक्ष लिखते हैं। भाव पक्ष मतलब अर्थ, शिल्प पक्ष मतलब उसकी बुनावट कैसे की, आखिर लेखक का लिखने का तरीका कैसे, उसे बुनावट उसकी क्या है, उसने किस तरीके से उस कविता को कहा है, कहने का अंदाज, तो उसमें आप ये सब बातें लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये कविता आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरीके से कई और कविताओं को यहाँ पर कवर करेंगे। धन्यवाद।